चलिए देखिए, भू संसाधन तथा कृषि हमारा चैप्टर का नाम है। ध्यान देगा, चुपचाप नहीं सुनेगा। भू संसाधन तथा कृषि चैप्टर का नाम है। हम पढ़ेंगे इसमें भारत में भूमि उपयोग की श्रेणियां, भारत में कितने प्रकार के भूमि उपयोग है, किस प्रकार से उसके श्रेणी में अलग अलग में बांटा गया है, कौन सा भूमि का कहां पर हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में। दूसरा, वनों के अधीन क्षेत्र यानी कि जंगलों के अधीन क्षेत्र कौन है, बंजर एवं व्यर्थ भूमि कौन है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि कौन है, यानी कि गैर कृषि यानी कि जो खेती वाला क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में जो कार्य में जो कृषि के लिए उपयोग करते हैं भूमि, वो कौन है। उसके बाद उदाहरण के लिए अस्थायी चारागाह क्षेत्र पढ़ेंगे, तरु फसलें उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि। कभी कभी प्रश्न आता है प्रतिभूमि से क्या तात्पर्य है, प्रतिभूमि से आप क्या समझते हैं, कृपया करके सही ढंग से बैठो। हाँ, प्रतिभूमि से प्रश्न आता है। रे ओकरा बैठे के है वहीं बैठ जाती, चुपचाप नहीं सुन रहे ने, टॉपिक बड़का फालतू में बकैती किया हुआ, करम शांति से सुन ले। तो टॉपिक है ये, ध्यान रखना, एक टॉपिक में 3 को 4 को टॉपिक तुमको निकल के आएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा का सारा। इससे प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, ये भी ध्यान रखोगे तो ठीक ठाक से ध्यान रखोगे इस चैप्टर को। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन है। खाद्यान्न फसल में अनाज, चावल, अनाज में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और चना और रहर, यानी जिसको तूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, तूड़ दाल। और रहरी, उसको तूड़ दाल कहा जाता है पाउडर वाला भाषा में, और गांव वाला भाषा में रहरी, और तेका मैका अपना प्रोफेशनल भाषा में तो अरहर। हाँ चलो अब पढ़ो। पहले ये समझो कि भू संसाधन एवं कृषि होता क्या है, उसके बाद कोई चीज पर चर्चा करेंगे। पहले ये बताओ, भू संसाधन तथा कृषि, एक देश की सीमा के अंदर आने वाले स्थलीय क्षेत्र उस देश का क्या कहलाता है, भू संसाधन कहलाता है। कि माना कि ईज है, ये भारत की क्या है, चारों तरफ से सीमा है, क्या है, चारों तरफ से सीमा, बॉर्डर है घेरा हुआ। अब इसके अंतर्गत जितना भी भूमि आएगा क्या कहलाएगा, भू संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भू संसाधन। यानी किसी भी देश के बॉर्डर के अंदर में जितना भी स्थल और जितना भी क्षेत्र आता है क्या कहलाता है, भू संसाधन कहलाता है। अगर अपने से हिसाब से बनाने का प्रयास करो तो यही लिखोगे कि किसी भी देश के बॉर्डर या सीमा के अंदर जितना भी स्थल क्षेत्र आता है क्या कहलाता है नील, भू संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, भू संसाधन। तुरा बोलना छोड़ दिया तो तुम बिगड़ना छोड़ दिया है, तुम बिगड़ो आज से। अब सभी प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है, भू संसाधन को माना जाता है। ऑटोमेटिक बात है, भू संसाधन प्राकृतिक जितने भी संसाधन होंगे भूमि पर तो होगा, आकाश में थोड़ी होगा। कोई देख ले कि पानी लोग साफ कहच कर ली कहिया बारिश के हम जानी तलिए तो औरत के बुद्धि एनाते हुई थी। सभी प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन माना जाता है, प्रश्न करेगा यहाँ पे कि सभी प्राकृतिक संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को किसको माना जाता है, भू संसाधन को, क्योंकि वह मानव जीवन का क्या है, आधार है। भू संसाधन आपका मानव जीवन का क्या है, आधार है, आधार कार्ड नहीं है, आधार है। ठीक है, आधार कैसे है, क्या कि तुमसे प्रश्न करेगा कि मानव जीवन का आधार क्या है, भू संसाधन। कौन सा भू मतलब भूमि, हमको लिखो ना याद आए, आधार मतलब बेस, बेस तुम्हारा जैसे नहीं सीधा भाषा समझ ना, घर बनबै तो नींव दै छै, नींव कुर्सी वो तो बेसे होता है, मजबूती, सीधा बात में समझ। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भारत के कुल भू संसाधनों का लगभग 43% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, याद रखना। कितना प्रतिशत, 43% मैदानी क्षेत्र, 30% पर्वतीय भाग और बचा हुआ भाग पठारी क्षेत्र। ठीक है, 43% क्या है मैदानी, 30% पर्वतीय और बच गए जितना पठार वाला हिस्सा में। अब सुनो, अब ये तो था भू संसाधन। होता क्या है भू संसाधन, जब तुमसे पूछेगा तो क्या लिखोगे कि किसी भी देश के सीमा के अंदर जितने भी क्या आता है, स्थलीय क्षेत्र आता है, क्या कहलाता है, भू संसाधन कहलाता है। सभी प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, भू संसाधन माना जाता है। और ये क्योंकि ये मानव जीवन का क्या है, आधार है। अगर तुमसे अगला पूछता है कि भारत के विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, एक प्रकार की तो पाई नहीं जाती। एक प्रकार के तोनी के मुंह है, तोनी के लगे जो ठीक तोनी के मुंह हो, तोनी के मन के भरम हो, कहे ना कहे तोनी के बेइज्जती करे के मन करी भाई हमरा। बहुत दिन हो गए बेइज्जती कहला तोनी के, कोई महीना बीत गया था आज इस रूप में आने के लिए। मुंडे बना के खाली इन्हें के बेइज्जती मारना है बस। छोड़, अभी पहले पढ़ ले टॉपिक।
संसाधन में कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी क्षेत्र? 43%। 30% क्या पर्वतीय है, और बच गेल से क्या % बच गए? 27% पठारी क्षेत्र। भारत में भूमि उपयोग की श्रेणी, भारत में भूमि का कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करना एवं उनका लेखा रखने का दायित्व किसे होता है? भू राजस्व विभाग को होता है। अगर तुम ब्लॉक में जाते होगे तो राजस्व विभाग नाम के एक देखा होगा डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें उसमें रखा जाता है तुम्हारे जमीनों का विवरण। क्या रखा जाता है? जमीनों का विवरण रखा जाता है ना, तो दाखिल खारिज कराने जाता है। ये सब जमीन के काम जो भी करता है कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। कौन विभाग? राजस्व विभाग। भू 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 मतलब भूमि का लेखा जोखा सारा चीज कौन करता है? राजस्व विभाग। तो वही कहलाता क्या है कि भारत में भूमि के कार्यों के आधार पर वर्गीकृत क्या करना एवं उनका लेखा जोखा रखने का दायित्व किसके पास होता है? भू राजस्व विभाग का होता है। भू राजस्व विभाग द्वारा भारत में भूमि के उपयोग के अनुसार भूमि को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। अब कौन कौन श्रेणियों में बांटा गया? पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र। कौन कौन सा अधीन क्षेत्र? पहला, अपना नोट्स में लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, अभी नीचे जब बताऊं चौथा लिखूं। वनों के अधीन क्षेत्र, पहला क्या? वनों के अधीन। भूमि को कई प्रकार से बांटा गया है। पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र में क्या है? इस वर्ग में ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्तमान में क्या मौजूद है? वन मौजूद है एवं जहां पर भविष्य में वनों का विकास किया जा सकता है, दोनों क्षेत्र को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। वनों के अधीन क्षेत्र कौन होगा? जहां पर जंगल है, ठीक है, जहां पर जंगल शुरू से ही है, लेकिन और क्या भविष्य में भी वहां पर जंगल बनाया जा सकता है। यानी क्या कह रहा है यहाँ पर कि भविष्य में वनों का क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। यानी कि जंगल होगा और नहीं भी होगा तो भविष्य में हो सकता है। दोनों ही क्षेत्र किस में आ जाएगा? वनों के अधीन क्षेत्र में आ जाएगा। किसके अधीन में? वनों के अधीन क्षेत्र। जैसे कि जमील अभी तो ककरो अधीन में है ना? आज व्हाट्सएप की डीपी देख के लगे तोरा हम तो भाई हम तो बेहोश होके 2 दवाई खा लियो नहीं बा देख ले अरे आज एक चलाओ इंस्टाग्राम देखो चलाने की दिक्कत। वनों के अधीन क्षेत्र कौन होगा? ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पर वन होगा या भविष्य में वनों का क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र में भू संसाधन, पहले याद है कि एक प्रकार है भारत के भूमि एवं उपयोग की श्रेणी। इसके बहुत सारे श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। भूमि का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं इसके बारे में, पहले तो हम उपयोग कर सकते हैं वनों में, वन के साथ कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं बंजर एवं व्यर्थ भूमि। बंजर एवं व्यर्थ भूमि के अंदर एवं व्यर्थ भूमि जेकर कोनो काम दाम न है, 700 पिछला कथी है? वो खेत है, उसी के बारे में। दूसरा क्या आता है? इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो वर्तमान प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। यह वह भूमि होगा जिसमें कितना भी तकनीक का तुम इस्तेमाल कर लो, कितना भी मशीनों का इस्तेमाल कर लो, वो थुथुर जाया कहतो कि हम ना उपज देवो तो ना देवो तो कथी कर लेबे। उसी को कहते हैं बंजर एवं व्यर्थ भूमि, ठीक है। वही कह रहा है कि इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो वर्तमान प्रौद्योगिकी की मदद से, यानी कि तकनीक की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। उदाहरण के लिए कौन क्षेत्र? बंजर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। बंजर क्षेत्र जैसे कि अपना गांव सब में देखा हो, कोई ऐसा एक जमीन होगा जहां पर कोई उपज नहीं होता होगा, वैसे ही ओकरा बंजर पड़ल है। पठार में, अब बता एक चीज बता, पहाड़ी क्षेत्र में तुम किसी चीज की खेती कर सकते हो? वहां पर ईटा होता है, ईट होगा, गिट्टी होगा, ये सब बालू उलू का मिश्रण होता है, उसमें खेती होता है न होते। मान ले कि तोहनिए के माथा छिलवा देवे। बंजर एवं व्यर्थ भूमि किसे कहेंगे? वो भूमि जिस पर कोई उपज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी तकनीक का इस्तेमाल कर लीजिए, वो भूमि बंजर और व्यर्थ रहेगा। बंजर भूमि कौन कौन होगा? एक तो बंजर जो होगा जो खाली एकदम पूरा अति होगा, जिसमें कोई उपज नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा बंजर भूमि, और मरुस्थलीय क्षेत्र में। तीसरा आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कार्यों में इस वर्ग में ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में कृषि के अलावा अन्य कार्यों में भी क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे क्षेत्र जो बस्तियां, सड़कें, नहरें, उद्योगों और दुकान आदि के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो ऐसा खेती, एक ऐसा खेती जिसमें आप खेती कर रहे हैं, उपज जो आपको दे रहा है, लेकिन क्या करें उस पर आप भविष्य में जाके, जैसे फैक्ट्री बस जाता है, बना लेता है कि नहीं खेतों में, फैक्ट्री हो गया, दुकान हो गया, घर बना लेता है लोग,
उपजा रहे हैं। उसके बाद मन किया कि चलो इस पर घर बना लिया जाए, घर बना लेते हैं, कुछ कुछ सड़क बन जाता है, दुकानें बन जाता है, तो वही कृषि कहलाता है, वही खेती कहलाता है। कौन खेती? गैर कृषि। यानी कि आप खेती भी कर सकते हैं और उस पर उसका उपयोग आप घर, मकान, दुकान, उद्योग, ये सब में प्रयोग आप कर सकते हैं। उसी कृषि को कौन सा कृषि कहा जाता है? गैर कृषि एवं कहाँ है प्रयुक्त भूमि। अगला हो चौथा अस्थाई चरगाह क्षेत्र। सुने को बात, अगर तोरा से ये क्वेश्चन पूछतो तो बड़का में पूछता आई सब लिखे के पढ़ता हूँ। छोट छोट एक लाइन के आंसर देख के ना समझिए, देखे में छोट घाव करे गंभीर। कहाँ कहाँ कौन क्षेत्र में तुमसे इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकाल देगा और सब्जेक्टिव भी निकाल देगा। बड़ा से पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, हाँ से भारत में भूमि के उपयोग के श्रेणियों के बारे में वर्णन करे। ठीक है, तो इसमें जितना है सब बताना पड़ेगा। चलो आगे देखो क्या है आगे। चौथा है अस्थाई चरगाह क्षेत्र। इस प्रकार की भूमि का उपयोग चरगाह क्षेत्र के रूप में किया जाता है। इस पर मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, सरकार का क्या होता है? स्वामित्व होता है। यह ऐसा भूमि है जहां पर अपने जानवरों को, अपने पशुओं को आप चराने लेके जाते हैं, और इस पर अधिकार किसका होता है? ग्राम पंचायत का और या सरकार का। आपसे प्रश्न करेगा कि अस्थाई चरगाह क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का या सरकार का स्वामित्व होता है, उस पर अधिकार उसी का होता है। कहीं केकरा पास है जी अपना खेत छोड़ के चरगाह, पशु का चरावेला उतना खेत छोड़ के ऊपर अपना फसल छोड़ के जाएगा चरगाह बनाने? उसको बनाएगा कोई? नहीं बनाएगा। अगर उसके पास पशु होगा चाहे कुछ होगा तो उसी में कहीं पर घास उपजा देगा, अपना के लिए खिलाएगा, दूसरे के लिए देगा? नहीं देगा। अब दूसरा के लिए तो 1 रुपया कोनो न देवे, फ्री में केकरो 1 रुपया देवी न देवी, देख कही न देवी, तू एना हाथ करके मांग, हम तोरा 1 रुपया दे। तो हम एना करके खड़ा हो 500 रुपया दे, हमारा रेट ज्यादा है। हम भिखारियों बनेंगे तो डिजिटल भिखारी बनेंगे, तो हम 1-2 रुपया का नहीं सीधे 500 शुरुआत करेंगे। 500 से देना है तो दीजिए, ना दे जाइए घर जाइए। 1 रुपया 2 रुपया दे तो हम ही दे दे बाबू। सुनो इसमें क्या याद रखेंगे, पहले बढ़ने क्या हो जगह बकलौती करेगा। इसमें से प्रश्न बनेगा कि अस्थाई चरगाह क्षेत्र कहां पर किसके अधिकार में होता है, तो ग्राम पंचायत या सरकार के अधिकार में होता है। तर फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इस वर्ग में वह क्षेत्र शामिल किया जिसमें उद्यान यानी कि पार्क, क्या पार्क आएगा, इसमें फलदार वृक्ष होते हैं। इस प्रकार की भूमि मुख्य रूप से निजी क्षेत्रों का क्या होता है? स्वामित्व होता है। यानी कि उद्यान वाला बगीचा जो बनाता है, घर के सामने बगीचा उगीचा नहीं बनाता है, तो ये निजी क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? निजी क्षेत्र में। याद रखना कि उपवनों वाला किस क्षेत्र में आएगा? निजी क्षेत्र में आएगा, पर्सनल आएगा। क्या है कि वहां पर देखते हो घर में आदमी पेड़ लगा देगा, फल उल का पेड़ लगा देता है, आम उम सब का पेड़ लगाता है, लीची का पेड़ लगाता है, फूल उल सब चीजों का लगाता है कि नहीं लगाता है? ये सारी चीजें कौन सी होगा? उपवनों वाला। ये आएगा किस क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। ये छोटा छोटा चीज है, याद रखना कौन क्षेत्र निजी क्षेत्र का, कौन सरकार के क्षेत्र का है, कौन फसल का है, फसल का पठारी क्षेत्र में कौन सा खेती होगा नहीं होगा, ये सारा चीज दिमाग में डाउनलोड रहना चाहिए। ठीक है, रिसेट मार ले दिमाग के 7 महीना तक, कोई रिसेट नहीं मारना है 7 महीना तक, एकदम दिमाग में बैठा के अंड संड कैले तो अंड भंड हम कर देबो, यो याद रखिए। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इस प्रकार उस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से कृषि नहीं की गई है और वर्तमान तकनीकों द्वारा उसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है। देखो खेती है कृषि योग्य है, क्या है? कृषि योग्य तुम्हारे पास खेत है, लेकिन वो क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि 5 साल से आप इस पर खेती नहीं कर रहे हैं। जिस पर आप 5 साल से ज्यादा तक खेती नहीं करते हैं उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। काहे के लिए कि 5 साल के बाद अगर 6ठा साल में आप चाहेंगे ना, तो अपना जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें खाद उद ये सब चीजें दे के मशीनों का उपयोग करके इसे योग्य भूमि बना सकते हैं, यानी कि उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। उसी को कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कौन भूमि? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। समझ लो ना? लो क्या बोल रहा, खाली कह तो ना लो कि हम राइफल से खूटा ठोकी हो। अगर ना लो
हाँ, किसमें? बंजर वाला में कल ये कर्जा कह ले वर्तमान प्रतिभूमि। अब सुनो, इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो एक वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रही है। ऐसे इस भूमि की उर्वरता और पौधों की प्राकृतिक रूप से वापस लाने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रतिभूमि, यानी कि जिसे आप एक साल तक छोड़ दिए हैं लेकिन दूसरे साल आप खेती उस पर करना चाहते हैं, उसे कौन सा भूमि कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। जैसे लोग कहता है ना कि कौन सा गांव में सुनता होगा कि 1-2 साल से खेत परती छोड़ ले एम की खेती करम ऊपर, हाँ, उसके बाद फसल हो जाता है ज्यादा, उसको सा उसको खाद पानी मिलाओ, गोबर उबर छिटवाओ, बढ़िया जगह गोबर खेत में छिटवाओ, गोबर मुंह पर लपटो, हर एक टॉपिक के बाद एक बेइज्जती आए। अच्छा, बेइज्जती ना करो, समझ में आता हो सब। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहेंगे? जो आप 1-2 साल के लिए खेती को छोड़ चुके हैं लेकिन उसके बाद आप खेती करना चाहते हैं, तो भूमि को उर्वरक क्षमता बढ़ा के सब चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल करके आप खेती कर सकते हैं। उसके बाद है पुरातन प्रतिभूमि, यानी कि पुरातन का मतलब क्या समझा? पुराना। कैसा? पुराना। जैसे कि इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जो 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम समय की कृषि रहित होता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न करता है कि वैसी कृषि वो कौन सा कृषि है जिसे 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय में कृषि रहित होता है, यानी 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम। मान लो कि 1 से 5 के बीच में आप खेती करेंगे, वैसा खेती कौन कहलाएगा? पुरातन प्रतिभूमि। कौन सा? पुरातन प्रतिभूमि। मैं एक प्रीवियस ईयर भेजूंगा, वहां से देखना ये सब प्रश्न बना है, क्योंकि ये सब प्रश्न सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में ही देगा और बड़ा में पूछेगा तो सीधा श्रेणी पूछ देगा और सारा का एक पॉइंट बना के तुमको लिखना पड़ेगा सारा का सारा। आगे है निबल वोया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर वर्तमान समय में फसल उगाई एवं काटी जा रही है। कौन सा फसल का कौन सा भूमि कहलाता है? निबल वोया क्षेत्र। ठीक है, निबल वोया क्षेत्र किसे कहेंगे? वह भूमि जिस पर वर्तमान समय में आप फसल उपजा रहे हैं, काट रहे हैं, उपजा रहे हैं, काट रहे हैं, उपजा रहे हैं, काट रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? निबल वोया क्षेत्र। कौन सा वोया क्षेत्र? निबल वोया क्षेत्र। अब सुनो, हमारे पास प्रश्न था, तुम्हारा प्रश्न क्या था कि भारत में भूमि उपयोग का श्रेणियां। तो श्रेणी क्या प्रकार? पहला श्रेणी वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा बंजर एवं व्यर्थ भूमि, तीसरा गैर सरकार गैर कृषि कार्य एवं प्रयुक्त भूमि, चौथा अस्थायी चरगाह क्षेत्र, पांचवा तौर फसल एवं उपवनों का क्षेत्र जो बगीचा वाला जो निजी क्षेत्र होता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि छठा, वर्तमान प्रतिभूमि सातवां, पुरातन प्रतिभूमि आठवां और निबल वोया क्षेत्र नौवां। 9 गो प्रकार है इसका। ठीक है, 9 गो प्रकार लिखेंगे, 9 गो प्रकार करके इसको एकदम से बेहतर ढंग से क्या करेंगे? बनाएंगे और इसमें से ऑब्जेक्टिव वाला छाटेंगे, कौन सा पठारी क्षेत्र है, कौन सा कै साल में कौन सा खेती होता है, कै साल में कौन सा खेती नहीं होता है। ये सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट्स में जब लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे या ठीक ठाक से लिखेंगे। घूमना